गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप लेजिस्लेशन, जो फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन है और सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन है, इसके विगत वर्ष के आए हुए डीजीएमएस के क्वेश्चन पेपर यानी गेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसी क्रम में जो फर्स्ट क्लास की जो क्वेश्चन पेपर थी उसमें हम लोग 60 नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर चुके थे, आप लोग रीड कर चुके थे। आज 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करने वाले हैं, जिसमें कहता है आवर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड, आवर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड। तो इसमें आप ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति सरफेस पर किसी भी दिन 9 आवर से अधिक काम नहीं करेगा, किसी भी दिन, एनी वन डे, किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा और किसी भी सप्ताह में, एनी वीक, किसी भी सप्ताह में 48 घंटे 48 आवर से अधिक काम नहीं करेगा। तो ये शर्त है जो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 30 के अंतर्गत ये बताया गया है फ्रेंड्स। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं लैपटॉप का, और उसमें देखेंगे कि ऑप्शन कौन सी होगी और टिक कौन सा लगाना होगा। तो ये माइंस एक्ट 1952, माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 30 के तहत ये हम पढ़ते हैं। उसके अंतर्गत एक दो और पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर नए कैंडिडेट हैं तो आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसका बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो ये वीडियो की सीरीज अपलोड हो रही है वो आप तक पहुंच सके और आप एग्जाम की तैयारी को पक्का कर सकें, एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। अगर हो सके तो फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। मैं लाइट को ऑफ करता हूं और ये आपके सामने रही स्क्रीन। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर, पहले मैं ये जो एच.एन. कर्माकर साहब का वॉल्यूम 2 है उसमें जो बताई गई है आपको दिखाई दे रही होगी। जहां तक है, मेरे कर्सर के साथ अपने नजर को मूव करिए और देखिए क्या कहता है। फॉर पर्सन एम्प्लॉयड, कहां पर एम्प्लॉयड किए जा रहे हैं, वीकली मैक्सिमम कितना हम लोग कर सकते हैं, डेली मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, कितना घंटा काम कर सकते हैं। तो यहां पर एबव ग्राउंड यानी सरफेस की बात करता है, जिसमें 48 घंटे मैक्सिमम हम वीकली, एक वीक में काम कर सकते हैं, और डेली जो मैक्सिमम काम कर सकते हैं वो 9 राउंड। लेकिन इसके साथ ही उस स्टेच्यूट में भी दिया हुआ है डेली मैक्सिमम आवर्स में एक्सीड, यानी कि मैक्सिमम आवर्स को बढ़ाया जा सकता है फॉर चेंज ऑफ शिफ्ट अंडर अप्रूवल ऑफ सीआईएम। सीआईएम के अप्रूवल के बाद शिफ्ट चेंज की सुविधा के लिए उसकी आवर्स को बढ़ाया जा सकता है। तो डेली मैक्सिमम आवर्स को 9 घंटे से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीएम के अप्रूवल के बाद। दूसरे नंबर में कहता है द पीरियड ऑफ वर्क शैल नॉट स्पेन, लेकिन काम का घंटे का जो बढ़ाना होगा, स्पेन होगा, वो ओवर मोर नॉट स्पेन ओवर मोर देन 12 आवर, लेकिन 12 आवर से वो अधिक नहीं होगी, जिसमें रेस्ट इंटरवल इंक्लूड रहेगा। तो ये दूसरी नंबर की कीवर्ड आपने 12 आवर का मैक्सिमम स्पेन आपने पढ़ा शिफ्ट चेंज सुविधा के दृष्टिकोण से। अब तीसरे नंबर में देखिए, कंटिन्यूअस वर्क ऑफ 5 आवर्स आफ्टर विच ए ब्रेक ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर मस्ट बी गिवन। तो जो आप लगातार काम करते हैं तो उसमें 5 घंटे से अधिक काम नहीं करने दिया जाएगा विदाउट हाफ आवर का रेस्ट लिए बिना। तो उनको हाफ आवर की रेस्ट देना है, 5 घंटे से लगातार अधिक काम नहीं करने देना है, ये ध्यान रखना है। सीआईएम
में एक्सटेंड द स्प्रेड अप टू 14 आवर्स। CIM जो है उसकी काम की घंटे को 14 घंटे तक बढ़ा सकते हैं इन एनी डे इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल। तो वो रेस्ट इंटरवल को इंक्लूड करके 14 घंटे तक की काम की घंटे को बढ़ा सकते हैं CIM के आदेश पर। तो ये आवर्स ऑफ वर्क हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 61 थी उसको आप 48 और 9 ये नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, व्हेन स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज डिटेक्टेड द एयर in the return airway of every deplaning district shall be analyzed once at least in every। प्रश्न का मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है कि when spontaneous heating is detected, जब spontaneous heating डिटेक्ट की जाती है एयर इन द रिटर्न एयरवे के रिटर्न एयरवे में, तो एवरी डिप्लेनिंग डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक डिस्टेबलिंग डिस्ट्रिक्ट के, तो वो एनालाइज्ड किया जाएगा वंस एटलीस्ट इन एवरी, प्रत्येक कितने दिन में उसको एनालाइज किया जाएगा। तो जैसे ही आपने ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग के संबंध में पढ़ते हैं तो आपको याद आती है कोल माइंस रेगुलेशन 137 जिसमें प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग की बात करता है। उसमें 12 नंबर की पॉइंट कहती है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन अर्ली स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में ही स्पॉन्टेनियस हीटिंग की पता चल जाए, तो द एयर इन द रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट, तो प्रत्येक डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न एयरवे में ऑफ एवरी ग्रोव, या तो और साथ ही प्रत्येक ग्रोव के रिटर्न एयर में हैज नॉट बीन आइसोलेटेड, जिसको आइसोलेट नहीं किए हैं, सेल बी, इसमें सेल बी कहता है ये नंबर टेस्टेड फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, प्रत्येक 7 दिन में कम से कम एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज टेस्ट किया जाएगा विथ एन ऑटोमेटिक डिटेक्टर, जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्टर के साथ करेंगे, कि जो कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्टर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा अप्रूव्ड टाइप का रहेगा। तो ये 7 दिन की बात हो गई वो करने के लिए। अब यहां पर देखिए कंप्लीटली एनालाइज्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी 30 डेज विथ ए व्यू टू डिटरमाइनिंग द रेशियो CO फॉर्म्ड बाय O2 एब्जॉर्ब्ड, जिसको ग्राहम्स रेशियो कहते हैं आप। तो आप जो है एटलीस्ट 30 डेज में कम से कम एक बार आप कंप्लीटली एयर सैंपल लेके एनालिसिस करना होगा और उसमें CO और O2, CO फॉर्म्ड और O2 एब्जॉर्ब्ड का परसेंटेज निकालना होगा। प्रोवाइडेड दैट इफ सक्सेसिव टेस्ट शो एनी स्टडी इंक्रीज इन द CO फॉर्म्ड बाय O2 एब्जॉर्ब्ड, अगर इस रेशियो में आपको सक्सेसिव जो टेस्ट लेते हैं उसमें बढ़ती हुई नजर आती है, तो सुटेबल मेजर्स शैल बी टेकन टू डिटरमाइन द साइट ऑफ हीटिंग, तो आपको जो हीटिंग होने की मिलती है संकेत बढ़ता हुआ रेशियो से, तो उसका साइट को आपको पता करना है एंड डील विथ इट, और उसको डील करना है। अगर डील नहीं कर पाते हैं तो अगले पॉइंट में कहता है कि सील करना है। तो यहां पर प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए, व्हेन स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज डिटेक्टेड द एयर इन द रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी डिप्लेरिंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी एनालाइज्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी, तो कितने दिन में उसको एनालाइज्ड करना है फ्रेंड्स। तो यहां पर जो है अगर आप स्पॉन्टेनियस हीटिंग डिटेक्ट कर लिए हैं तो और उसको डिटेक्ट करने के बाद अगर आपको करना क्या है, तो उस हीटिंग के साइट को पता करना है और उसको डील करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग जो टेस्ट करने की बात है, तो हम लोग CO का परसेंटेज को वीकली टेस्ट करते हैं, वीकली लेना है, और जो सैंपल लेनी है वो मंथली यानी कि 30 डे पर लेना है। तो हम लोग CO का परसेंटेज मल्टी गैस डिटेक्टर या फिर जो CM द्वारा अप्रूव्ड रहेगी उससे वीकली करेंगे। तो यहाँ पर आप B नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि 63 नंबर है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द माइंस रेस्क्यू रूल 1985 हु हैज टू इनिशिएट एंड कंडक्ट एपरेटस चेक, तो इनमें से कौन है जो कि 1985 माइंस रेस्क्यू रूल जो है उसके तहत हम लोगों को एपरेटस को इनिशिएट करना है और चेक करने के लिए इनिशिएट करना है या कंडक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है माइन ऑनर, ऑप्शन बी दिया है माइन एजेंट, ऑप्शन सी दिया है माइन मैनेजर, ऑप्शन डी दिया है लीडर, ऑप्शन ई दिया है माइन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप देखिएगा माइंस रूल 1985 है उसके तहत लीडर ही है जो कि वो जो रेस्क्यू 10 पर्सन
टीम के जो लीडर होते हैं वही जो है एपरेटस SCBA को इनिशिएट और कंडक्ट करते हैं। तो डी लीडर को टिक लगाते हुए आगे की ओर आप बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन 64 क्या कहता है, हु शुड प्रपोज ए ड्राफ्ट बाय लॉ, कौन जो है प्रपोज करते हैं लॉ को ड्राफ्ट लॉ के लिए ड्राफ्ट तैयार करने में। तो यहां पर द चीफ इंस्पेक्टर तैयार करते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस तैयार करते हैं, ऑनर्स ऑफ द माइन करते हैं, सेक्शन 12 कमिटी करते हैं, सेफ्टी कमिटी करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कोई भी लॉ जो प्रपोज की जाती है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो स्टेच्यूट है, इसके पहले भी मैं बताने का प्रयास किया हूं, जो स्टेच्यूट है, स्टेच्यूट का जो फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, कोई भी स्टेच्यूट जो फॉर्मेशन होती है, मैं ये लाइट जला देता हूं आपको और अच्छे से विजुअलिटी दिखाई दे। स्टेच्यूट का जो फॉर्मेशन है उस स्टेजेज ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं स्टेजेज ऑफ। तो स्टेच्यूट फॉर्मेशन जो होती है उसमें आप ये कहते हैं कि CIM जो है ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। ये पहला स्टेज हो गई। अब दूसरी स्टेज में ये जो ड्राफ्ट होती है वो जाती है माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के अंतर्गत जो कमिटी रहती है उसके पास जाती है, कमिटी की जाती है। ये माइंस एक्ट 1952 का जो सेक्शन 12 है उसके अंतर्गत एक कमिटी के पास जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं, कमिटी के पास जाने के बाद ये जो है फिर जाती है लोकसभा के पास, और वहां जब पास हो जाती है तो अध्यक्ष का, लोकसभा के जो सभापति होते हैं उनका सील साइन जब लग जाती है तो वो फिर जाती है राज्यसभा के पास, और ये चौथे नंबर में राज्यसभा के पास गई, और फिर 5वें नंबर में प्रेसिडेंट के पास जाती है, तो ये जब प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का जब सील साइन लग जाती है तब वो हमारे देश का कानून बन जाता है। तो CIM ड्राफ्ट प्रिपेयर तैयार करते हैं। ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है, कमिटी भी ऑप्शन दी हुई है, लेकिन ड्राफ्ट प्रिपेयर कौन करते हैं फ्रेंड्स? तो CIM तैयार करते हैं ड्राफ्ट, कोई भी स्टेच्यूट का ड्राफ्ट, जो बाय लॉ का जो ड्राफ्ट होती है CIM तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसको टिक लगाइए और आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा और सामने में कर देता हूं, ये रहा। तो अब आप क्या टिक लगाइएगा, इसमें आपको दिखाई दे रही होगी कि ऑप्शन ए को टिक लगा करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये रही क्वेश्चन नंबर 65। क्या कहता है, नोटिस ऑफ एबेंडोनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ द CMR 2017। तो इसकी भी प्रश्न कई बार आ चुकी है फ्रेंड्स। CMR 2017 का जो रेगुलेशन 5 है उसमें एबेंडोनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएशन की बात करता है। रिक्वायर्ड टू सबमिट चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस क्लियरली मेंशन दैट, उसमें क्या मेंशन करना रहता है जब हम नोटिस देते हैं एबेंडोनमेंट और क्लोजर या डिसकंटिन्यूएशन का? तो द पीरियड फॉर विच नोटिस ऑफ एबेंडोनमेंट और डिसकंटिन्यूएशन सबमिटेड, तो उसमें जो है पीरियड लिखी रहती है, नोटिस में एबेंडोनमेंट और डिसकंटिन्यूएशन सबमिट जो करते हैं उसकी पीरियड लिखी रहती है। द रीजन ऑफ सच एबेंडोनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएशन, उसमें एबेंडोनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएशन की रीजन लिखी रहती है। द नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय, तो उसमें जो अफेक्टेड रहते हैं नंबर ऑफ पर्सन उसको लिखी रहती है। नोटिस सबमिटेड अलोंग विथ द वर्किंग प्लान एंड सरफेस प्लान, तो वो नोटिस के साथ जो है हम लोगों को सरफेस प्लान और वर्किंग प्लान भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को जो प्रश्न कह रहा है कि नोटिस ऑफ एबेंडोनमेंट, क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएशन अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ द CMR 2017 रिक्वायर्ड टू सबमिट चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस क्लियरली मेंशन दैट, तो उसमें क्लियरली मेंशन ऑल दी करेक्ट, ई ऑप्शन को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स।
अब यहाँ पे देखिए 66 नंबर क्या कहता है, मैनेजर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट शुड कवर, क्या कवर करना पड़ता है, जो कोल माइंस रेगुलेशन 125 का 1 कहता है 2017 के तहत, उसमें ये कहता है कि सप्लाई एंड यूज ऑफ सेफ्टी कंट्रीवेंसेस, इसकी बात करता है, जिसकी 2 का जो ए है उसमें इसकी बात किया गया कि समुचित औजार और सुरक्षात्मक साधन का सप्लाई की बात करता है। बी नंबर में कहता है कि जो कि ऑप्शन भी दिया हुआ है सेटिंग ऑफ टेम्पररी सपोर्ट, तो ये टेम्पररी सपोर्ट जब भी आप विथड्रॉवल करने का काम करते हैं, कोई भी सपोर्ट खोलने का काम करते हैं, वहां पर एक टेम्पररी सपोर्ट प्रॉप या अन्य सपोर्ट आप वहां पर लगाते हैं, तो उसकी भी चर्चा की गई है रेगुलेशन सब रेगुलेशन 2B में। सिक्वेंशियल ऑफ विथड्रॉवल, सिक्वेंशियल ऑफ विथड्रॉवल की भी बात की गई है 2C में कि आप कॉग अगर खोलते हैं तो कॉग के स्लीपर खोलने के कॉर्नर प्रॉप खोलने के पहले स्लीपर को जो है आप खोलने का काम करेंगे, तो सीक्वेंस सही रहनी चाहिए। डी नंबर में कहते हैं ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, जो काम विथड्रॉवल के में लगते हैं लोग, उनकी ट्रेनिंग और साथ में काम की सुपरविजन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसकी भी सब रेगुलेशन 2E में चर्चा किया गया। मैं सब रेगुलेशन को कट पेस्ट करके ये टाइप करके रखा हूं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है जो आंसर होगी ऑल दी ऑप्शंस, आपको ये मैनेजर के स्टैंडिंग ऑर्डर जो बनाते हैं सपोर्ट के विथड्रॉवल के लिए मैनेजर जो तैयार करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, इसमें सभी बातें ये लिखी रहती है। तो आंसर ई को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, तो ड्यूरिंग डीलिंग ए फायर देयर शैल बी केप्ट अवेलेबल नियर ऑल प्लेसेस बिलो ग्राउंड एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर एटलिस्ट नहीं होना चाहिए, एटलिस्ट होना चाहिए, 2 स्मोक हेलमेट्स ए फ्लेम सेफ्टी लैंप और अदर मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग डैश डैश एंड डैश डैश। मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा समय लेता हूं, इसको मैं एट लिस्ट कर दे रहा हूं। ये जो डी टाइप हो गई है, ये एट लिस्ट हो गई। तो अब इसको मैं बड़ा कर देता हूं साइड शो के तहत, तो ये बड़ा हो गई। तो ये ड्यूरिंग डीलिंग ए फायर देयर शैल बी केप्ट अवेलेबल नियर ऑल प्लेसेस बिलो ग्राउंड एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर। जब आप फायर को डील करते हैं यानी कि उसको बुझाने का काम करते हैं, तो उसके नजदीक में पर्याप्त संख्या में आपकी सेल्फ रेस्क्यूअर होने चाहिए, कम से कम 2 स्मोक हेलमेट होना चाहिए, फ्लेम सेफ्टी लैंप होना चाहिए, या अन्य जो फ्लेम सेफ्टी लैंप के अलावा अन्य डिटेक्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। वो जो फ्लेम सेफ्टी लैंप रहती है या अन्य मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग, क्या चीज डिटेक्टिंग करते हैं हम लोग, क्या क्या 2 चीज डिटेक्टिंग करते हैं जहां पर फायर को डील करने का काम की जाती है फ्रेंड्स। तो इस संबंध में जैसे ही फायर डील करने की काम करती है, तो आपको रेगुलेशन 138 प्रिकॉशन आफ्टर ए फायर हैज ब्रोकन आउट याद आती है। तो प्रिकॉशन हैज फायर हैज ब्रोकन आउट के संबंध में जो 4 का C है, उस 4 का C भी 3rd कहता है कि ये फ्लेम सेफ्टी लैंप और अदर मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन डिफिशियंसी अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए और ऑक्सीजन की कमी को डिटेक्ट करने वाली उपकरण होनी चाहिए। तो इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कौन सी है, तो ऑप्शन ई है। ऑप्शन ई को टिक लगा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यही प्रश्न तो नहीं आएगी फ्रेंड्स, आपको इसके कीवर्ड और की नंबर ध्यान में रखना होगा। क्या कहता है, पढ़ लीजिए 4 नंबर, इससे एक प्रश्न डेफिनेटली है कि इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में 12 से 16 दिसंबर के बीच में आने वाली है। ड्यूरिंग द होल टाइम दैट एनी वर्क ऑफ डीलिंग विथ और सीलिंग ऑफ ए फायर और हीटिंग इज इन प्रोग्रेस, जब आप फायर के सीलिंग ऑफ करने या फायर को डील करने यानी बुझाने का काम आप कर रहे हैं, तो उस दौरान पूरे समय तक या हीटिंग जो प्रोग्रेस है उसके डील करने या उसको सील करने के दौरान पूरे समय तक एक कंपिटेंट सेल बी प्रेजेंट ऑन द स्पॉट थ्रू आउट, उस जगह पर कंपिटेंट पर्सन प्रेजेंट रहने चाहिए। तो यहाँ पर
अंडर मैनेजर या मैनेजर ही जो है प्रेजेंट रहने की बात कहा गया है। यहां पर बी नंबर में कहते हैं एडिक्वेट प्रिकॉशन शैल बी टेकन टू प्रिवेंट डेंजर टू पर्संस फ्रॉम एनी नॉक्सियस। यहां पर आपको याद रखनी होगी फ्रेंड्स, जो कॉमा कॉमा करके दिया है ये नंबर के साथ आपको याद करना होगा कि कितने नंबर में किन किन चीजों की बात करता है। तो जो नॉक्सियस गैसें हैं या एस्फिक्सिएटिंग और इनफ्लेमेबल गैसेस हैं या फ्लेम कोई है, ज्वाला अगर दौड़ते हुए आ रही है आप जब डील कर रहे हो तो, या स्टीम जो भाप, गर्म भाप जो दौड़ते हुए आपकी ओर आती है, या कोई जो हॉट मटेरियल है, पत्थर है या लोहा है जो गर्म हो करके आपकी ओर लुढ़कते हुए आ रहा है, या वाटर गैस का जो एक्सप्लोजन है उससे सुरक्षा के लिए, एंड फॉलिंग इनटू क्रिवेसिस, अगर वो क्रिवेसिस में लोगों के फॉल होने से बचने के लिए, या पॉट होल्स जो बनती है उसमें गिरने से बचने के लिए, जो फायर एरिया में ये सब उत्पन्न होती है उससे बचने के लिए एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है इन खतरों से। तो ये हो गई बी नंबर में। सी नंबर में बात करते हैं देयर शैल बी केप्ट अवेलेबल एट और नियर ऑल प्लेसेस बिलो ग्राउंड। ये जो इस बिलो ग्राउंड में पर्याप्त संख्या में इनको रखना होगा। क्या क्या रखना होगा? एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यू एटलीस्ट 2 स्मोक हेलमेट और अदर सुटेबल एपरेटस अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द यूज इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में यूज के लिए पर्याप्त संख्या में सेल्फ रेस्क्यूअर, जिसको आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पे सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर की बात करेंगे, और स्मोक हेलमेट कम से कम 2 होनी चाहिए। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे फिर से पूछ सकते हैं एग्जाम में। एन एपरेटस फॉर डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर, जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की डिटेक्ट करने के लिए अप्रूव्ड टाइप का जो मल्टी गैस डिटेक्टर होगी उसको आप रखने का काम करते हैं या अन्य डिटेक्टर रखने का काम करते हैं। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाते हुए, सॉरी ई को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में जो कि 68 है। द वेट ऑफ फुली चार्ज BG4 एपरेटस इज, तो वो BG4 जो है उसका वेट कितनी होती है? तो इस संबंध में मैं कट पेस्ट करके आपको पेज के अगले पेज में रखा हूं फ्रेंड्स, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो है, देखिए यहाँ पर ड्रैगर BG4 है। मैं इसको बड़ा करके और दिखाने का प्रयास करता हूं कि इसमें कौन से पार्ट कहां पर स्थित होती है। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा ताकि आप इसका जो क्लेरिफिकेशन है आप अच्छे से जो है कर सकें। तो यहाँ पर देखिए कि 14.8 kg या 14.4 kg रखा हुआ है आइस के साथ। तो ये जो है आपका जो इक्विपमेंट्स है BG4, जिसमें आप ये कहते हैं कि इसकी जो वेट है वो 14.4 या 8 kg से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके सभी स्पेयर पार्ट्स की जो वीडियो है मैं एक अलग क्लास में जो है आपको अपलोड कर दूंगा। BG4 के 4 से 6 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए जो है इसकी तैयारी आप अच्छे से जो है कर लीजिए। तो मैं बैक होकर के इस प्रश्न पर आता हूं जिसमें 14.4 kg दिया हुआ है इसका वेट। आप जो है इसको डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए 69, बिफोर प्रोसीडिंग बिलो ग्राउंड द लीडर शैल टेस्ट द विटनेस द टेस्टिंग ऑफ सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus ऑफ द टीम। जो टीम की जो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus है उसकी क्या चीज को चेक करता है? तो वो लीकेज की चेक करता है। तो रूल 30 में दिया हुआ है माइंस रूल 1985 का फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी 70 नंबर जो क्वेश्चन थी, इन द इवेंट ऑफ मिस फायर ऑफ शॉट इन अंडरग्राउंड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी टेकन। जब आप मिस फायर हो जाती है तो फ्रेंड्स आप अंडरग्राउंड प्रिकॉशन में, तो आप उसमें क्या करते हो? तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स आपको जो स्टेटमेंट 5 दी हुई है इसमें से बोला गया है कि ऑफ शॉट अंडरग्राउंड व्हिच ऑफ द एबव 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मिस फायर को डील करने में आपको जो है ध्यान में रखना होगा कि